दोस्तों, हमारे चैनल दृष्टि फार्मा में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने अपना चैप्टर 5 कंप्लीट 30 घंटे का कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो इसके नोट्स जो हैं आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर 6 की तरफ। लास्ट चैप्टर है ये, मतलब कि जो मिड में रह गया है। इसके बाद चैप्टर 7 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिर यार छोटे मोटे चैप्टर्स हैं वो तो हमारे एक दिन में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो और हाँ, इसके प्रॉपर नोट्स आपको टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। उसके अलावा मैं बता दूं यार, देखो जो सिर्फ देख रहा है वीडियोस को, उसे पसंद भी आ रही है बट वो सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, तो ये मेरे लिए एक नेगेटिविटी की तरफ लेकर चला जाता है मेरे को। तो मैं चाहूंगी कि देखो आप भी सब्सक्राइब करो और देखते भी जाओ, तो इससे क्या होगा, एक मोटिवेशन मिलेगी, मैं और जल्दी सिलेबस को कंप्लीट करूंगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं चैप्टर 6, प्लांट फाइबर्स यूज्ड एज सर्जिकल ड्रेसिंग्स। अब जो प्लांट के जो फाइबर्स यानी जो रेशे वगैरह हैं जो हम यूज करेंगे किसके लिए, सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए। यानी कि मानो कोई सर्जरी हुई है, ऑपरेशन हुआ है, यहाँ पे किसी ऑर्गन पे जो है कट लगा है, तो उस घाव को, उस चीज को ट्रीट करने के लिए हम क्या ड्रेसिंग्स का यूज करते हैं। ड्रेसिंग्स किस टाइप की, जैसे कॉटन हो गया, सफाई करने के लिए उस एरिया को। ठीक है, और हमारे सर्जिकल कैटगट वगैरह हो गए, वो थ्रेड लाइक, तो उस एरिया को स्टिचिंग करने के लिए, उसे बांधने के लिए, तो इस चीज के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं, है ना। मैं सिलेबस में दिखा देती हूँ कि प्रॉपर ये चारों चीजें जो इसके अंदर आ रही है सर्जिकल ड्रेसिंग के। उसके बाद जो हमारे सुचर्स हैं, ये सब हमने इसमें कंप्लीट किया है 3 घंटे का चैप्टर। ठीक है, देखो सर्जिकल ड्रेसिंग जो होती है वही कि ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको हम यूज करते हैं कवर करने के लिए। ठीक है, वही कि कोई पार्ट है उसको कवर करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, सर्जिकल वुंड्स को, यानी कि जहाँ पे कोई सर्जरी हुई है, वहाँ पे जो घाव हो गया है उस एरिया में, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको कवर करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। और या फिर इन्फेक्शन को क्या करने के लिए, रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। एब्जॉर्ब कर देता है एक्सुडेट को। एक्सुडेट यानी कि जो वहां से लिक्विड जो है निकल रहा है ना। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर देंगे। प्रमोट हीलिंग, मतलब अगर आप ये पढ़ रहे हो ना, तो अपने माइंड में एक कॉटन का एग्जाम्पल लेते हुए चलो कि मैं यहाँ पे हर जगह कॉटन का यूज कर रहा हूँ। प्रमोट हीलिंग, ठीक है, जो भी घाव है उसको हील करेंगे, सुखा देंगे। दीज ड्रेसिंग्स कैन बी कम्पोज ऑफ वेरियस नेचुरल एंड सिंथेटिक मटेरियल, यानी कि ये नेचुरल, देखो नेचुरल यानी जो प्लांट से मिल रही है, सिंथेटिक जो हमें एनवायरमेंट से मिल रही है ना, मतलब जो बनाई जा रही है प्लांट मटेरियल का यूज करके, जो मैन मेड चीजें बन रही है वो हमारा सिंथेटिक मटेरियल में आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें जो है इंक्लूडेड है हमारी कौन कौन सी, देखो कॉटन, सिल्क, वूल एंड रीजनरेटेड फाइबर्स, 4 चीजें आती हैं। अब आइडियल रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं सर्जिकल ड्रेसिंग की। कभी कभार 2 मार्क्स में शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ लेता है कि क्या क्या चाहिए होता है हमें सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए, कि उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कॉटन में, सिल्क में और वूल में। यानी कि ये क्या करे, एक तो प्रोवाइड करे मैकेनिकल एंड बैक्टीरियल प्रोटेक्शन, यानी कि खराब ना हो और उसमें टीयर एंड वियर ना हो, और क्या बैक्टीरियल प्रोटेक्शन रहे, यानी कि बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो ना कर पाए वुंड पे, इतना उसमें प्रोटेक्शन पावर होनी चाहिए। कॉस्ट इफेक्टिव, ज़्यादा कॉस्ट भी ना हो। हाईली एब्जॉर्बेबल, यानी कि घाव को बिल्कुल अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले अपने अंदर तक। ठीक है, स्टेराइल हो, यानी कि फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री हो। ठीक है, इजी टू यूज, इजी हो यूज करने में, और नॉन टॉक्सिक हो, नॉन सेंसिटाइजिंग हो, सेंसिटिविटी ना करे वहाँ पे, नॉन एलर्जिक हो, एलर्जी भी प्रोड्यूस ना करे। तो ये सारी सर्जिकल ड्रेसिंग में, ड्रेसिंग क्या है, एक तरीके का क्या, सर्जरी को ड्रेस कर देना। जैसे हम खुद को ड्रेस करते हैं कहीं पे जाने के लिए, है ना, ऐसे ही कहीं पे सर्जरी हुई है तो उसको कवर कर देना ही क्या है, ड्रेसिंग है उसकी। ठीक है, अब थोड़ा फाइबर्स के बारे में भी देख लेते हैं। फाइबर्स क्या होते हैं, इलोंगेटेड थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं, किसके, सेलुलोज, यानी कि जो प्लांट की जो सेल वॉल है किसकी बनी है, सेलुलोज की। तो फाइबर्स भी वहीं पे हमारे प्रेजेंट है, जो कि थोड़ा मोटी वॉल के होते हैं, सेलुलोज के बने हुए। ठीक है, या तो उनमें लिग्निन हो सकता है या नहीं हो सकता। लिग्निन एक टाइप का पॉलीमर होता है, यानी कि कई सारे यूनिट से, सेम यूनिट से मिलकर के बनी हुई चीज को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं, एक जैसे सब्सटेंस से। फाउंड इन वुड एंड बार्क, जो पेड़ की जो छाल है ना, या लकड़ी है, वहां पे हमें ये लिग्निन देखने को मिलता है। ये क्या करता है, इसमें बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है, ये सेलुलोज जो फाइबर्स होते हैं हमारे सेलुलोज, उनको बाइंड कर देता है ये। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन देखते हैं फाइबर्स की। नेचुरल फाइबर्स और मैन मेड, यानी सिंथेटिक फाइबर्स, 2 टाइप्स के होते हैं, है ना। तो नेचुरल में हमारा वही कि प्लांट फाइबर्स, एनिमल फाइबर्स और मिनरल फाइबर्स से कौन से मिल रहे हैं, तो प्लांट से हमें क्या मिलता है, कॉटन या फिर जूट, है ना। एनिमल फाइबर्स से हमें सिल्क मिल जाता है। मिनरल फाइबर्स से हमें एस्बेस्टॉस मिल जाता है, यानी कि इनऑर्गेनिक जितना भी हो गया हमारा,
मैन मेड में हमारे देखो क्या आते हैं, देखो कॉटन, सिल्क, यहाँ से हमारा वूल भी एनिमल फाइबर्स में ही आ गया, तो यहाँ से कवर हो जाता है, और रीजनरेटेड फाइबर हमारा इधर वाले मैन मेड के अंदर आता है। तो ये हमें डिफरेंस भी पता चल गया। अगर एग्जाम्पल पूछता है कि बताओ रीजनरेटेड फाइबर का या फिर प्लांट एनिमल फाइबर का, तो भी आप यहाँ से कवर कर सकते हो उसको। रीजनरेटेड फाइबर में रेयॉन आ जाता है, विस्कोस रेयॉन बोलते हैं इसे, ठीक है, और बैम्बू आ जाता है। सिंथेटिक फाइबर्स में पॉलीस्टर, नाइलॉन, एक्रिलिक, ये सारे हमारे पॉलीमर्स आ जाते हैं। इनऑर्गेनिक फाइबर्स में वही मेटलिक चीज़ें आ जाती है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड वगैरह आ जाता है, ठीक है। तो ये था क्लासिफिकेशन, बहुत ईजी है। नेचुरल, मैन मेड, नेचुरल में प्लांट, एनिमल, मिनरल, मैन मेड में रीजनरेटेड, सिंथेटिक और इनऑर्गेनिक आ जाता है। फिर उसके बाद कॉटन के बारे में देखते हैं, ठीक है। कॉटन का सिनोनिम यानी इसको और किस नाम से जाना जाता है, इसके बायोलॉजिकल नेम से, जो कि क्या है, गॉसिपियम रॉ कॉटन, एब्जॉर्बेंट कॉटन, कॉटन वूल, इन नाम से जाना जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है कॉटन का, कॉटन हमें मिल रहा है सीड ऑफ कॉटन प्लांट की सीड से मिल रहा है, जिसका जो जीनस है, हमारी स्पीशीज अलग अलग हो सकती है, जीनस जो है सेम है। गॉसिपियम हिरसुटम, गॉसिपियम बार्बेडेंस, ये हमारे होंगे, ठीक है। कोई एक आप लिख के आ सकते हो, हिरसुटम लिख के आ सकते हो, है ना। फैमिली क्या हो जाती है इसकी, मालवेसी इसकी फैमिली हो जाती है ना। फिर उसके बाद प्रिपरेशन देखें तो सबसे पहले हार्वेस्टिंग करेंगे। हार्वेस्टिंग बोले तो उसकी छटाई, है ना, यानी कि करते हैं ना, जैसे हम गांव में भी देखो होती है, जब चावल वगैरह की खेती उसके हार्वेस्टिंग हो रही है, ये सब चीज़ें, तो ऐसे ही कॉटन के लिए भी होते हैं, नहीं उसको उस प्लांट से अलग कर देना। तो हम क्या करते हैं, कॉटन बॉल्स जो लगी हुई होती है कॉटन के प्लांट में, उसको हम हार्वेस्ट कर देते हैं, यानी कि निकाल देते हैं उसमें से, और इसे हम मैनुअली भी कर सकते हैं और मैकेनिकली भी कर सकते हैं। ये करने के बाद हम गिनिंग करते हैं। गिनिंग में कुछ नहीं होता, उसे एक कॉटन गिन फॉर्म में लेके आते हैं, यानी कि जो बीज होते हैं ना उसको हम अलग कर देते हैं कॉटन फाइबर से, और उसको लिंट भी बोला जाता है। कॉटन फाइबर को और किस नाम से जाना जाता है, लिंट के नेम से, ठीक है। तो गिनिंग में कुछ नहीं करना होता। जो कॉटन बॉल्स हम लेकर आए कॉटन गिन के अंदर, हमारी मशीन है जहाँ पे सीड बीज को हमने क्या करा, अलग कर दिया, किससे, कॉटन फाइबर से। बीज का काम नहीं है, बीज को हम ऑयल एक्सट्रैक्शन वगैरह के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, बट यहाँ पे हम कॉटन फाइबर्स का यूज़ कर रहे हैं। तो हार्वेस्टिंग हो गया, गिनिंग हो गया, उसके बाद क्लीनिंग। अब जो कॉटन फाइबर्स हमें मिले हैं उसमें से हम सारी इम्प्योरिटीज़ को, गंदगी को निकाल देंगे। फिर ब्लीचिंग, यानी कि और फर्दर ब्लीच कर देंगे ताकि जितनी और इम्प्योरिटीज़ हैं वो भी उसमें से निकल जाए, ठीक है। जितने भी नेचुरल पिगमेंट्स हैं, है ना, ये सब कॉटन के उसमें से निकल जाए एकदम, है ना। तो ब्लीचिंग भी कर दिया। ब्लीचिंग एजेंट में हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड आ जाता है। प्यूरिफिकेशन, अब जो ब्लीचिंग के बाद जो ब्लीच्ड कॉटन हमें मिल गई है उसको और प्यूरिफाई करेंगे ताकि और केमिकल्स उसमें से निकल जाए, ठीक है। क्योंकि यार हमारे अंदरूनी पार्ट्स पे भी इन कॉटन्स का यूज़ किया जा रहा है, तो ये हमारी स्टेराइल होनी चाहिए। इसीलिए हम जो प्रिपरेशन करेंगे ना उसमें आप अलग से प्यूरिफिकेशन भी लिख कर आना। स्टरलाइजेशन भी देखो अभी बताया है, ड्राइंग भी मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए। स्टरलाइजेशन जो है, कॉटन को स्टरलाइज करेंगे ताकि इसमें उसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बैक्टीरिया से, फंजाई से, सबसे हम दूर रख सकें। और इस कैसे करते हैं, ऑटोक्लेव, यानी इसमें क्या हमारी हॉट स्टीम होती है ना, उसकी मदद से हम क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे हमारे मर जाते हैं ऑटोक्लेव के अंदर। इथाइलिन ऑक्साइड गैस है, ये भी स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ की जाती है। पैकेजिंग, पैक्ड इन एयर टाइट प्रूफ पैकेजिंग में हम जो है मॉइस्चर प्रूफ पैकेजिंग में हम पैक कर देते हैं। क्वालिटी कंट्रोल करते हैं ताकि जो है प्योरिटी के से हम मिल सके रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, जितना रेफरेंस होता है कॉटन का, भाई इतनी प्योरिटी होनी चाहिए, इतना परसेंट, तो उसको मीट करनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद कॉटन के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देख लेते हैं। बर्निंग टेस्ट, बर्निंग यानी कि अब कॉटन इस तरीके से जले कि हमें पता चले, है ना, कि ये कॉटन जल रही है, यानी कि इसका एक टेस्ट है जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग देखना होता है। तो कॉटन एक तो सेलुलोज फाइबर है, फिर उसके बाद ये बर्न हो जाएगा और फ्लेयर अप करेगा। वैन लिट, जैसे ही इसको जलाएंगे तो ये एक तरीके से फ्लेयर मारेगा, इसमें एक चमक होगी, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद नो मेल्टेड बीड इज लेफ्ट बाय इट, वहां पे कुछ भी नहीं बचना चाहिए, कॉटन ऐसे पूरी जल जाती है, ठीक है। आफ्टर बर्निंग, जलने के बाद वो क्या करती है, ग्लो करती है, चमकती है, वही फ्लेयर करती है ना। माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, वही कि कॉटन को देखना है अब हमें कि एक तो फ्लैट रिबन दिखते हैं इसमें और हल्के से वो मुड़े हुए रहते हैं, ट्विस्टेड रहते हैं, ठीक है। उसके बाद केमिकल टेस्ट कि हम कॉटन को डुबो देते हैं किसमें, 1% सॉल्यूशन में, फ्यूशिन का एल्कोहल में, ताकि हमारे पास रेड रोज कलर हमें दिख जाए। अगर रेड रोज कलर आ रहा है कॉटन का, यानी कि वो क्या है, हाँ कॉटन ही है,
लेटर उसके बाद उसे वॉश करेंगे और फिर उसे अगर हम अमोनिया में डालेंगे तो कलर जो था आया था ना ये रोज कलर, ये क्या होगा, बिल्कुल गायब हो जाएगा, रिटेन नहीं रहेगा। तो फ्यूशिन के सॉल्यूशन में डाला तो कलर आ गया, अमोनिया के सॉल्यूशन में डाला तो पूरा कलर गायब हो गया। तो ये होती है कॉटन का केमिकल टेस्ट। ठीक है, उसके बाद यूजेस क्या है, वुंड ड्रेसिंग, घाव को पूरा कवर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। सर्जिकल स्पॉन्जेस के लिए, यानी स्पंज की तरह भी कॉटन का यूज़ किया जाता है। मेडिकल स्वैब की तरह, यानी कहीं पे हमें क्या करना है, इंजेक्शन वगैरह लगाना, तो उससे पहले भी हम कॉटन से उस एरिया को क्लीन करते हैं। पर्सनल हाइजीन के लिए भी यूज़ होता है। फर्स्ट एड किट, कहीं पे तो कट लग गया तुरंत वहाँ पे कॉटन का यूज़ करेंगे। ऑर्थोपेडिक, हड्डियों वाले उसमें एरिया में भी यूज़ होगा। डेंटल केयर में भी, सैनिटरी पैड वगैरह में भी हमारी कॉटन का यूज़ होता है। बर्न केयर, अगर कहीं पे जल गया है ना स्किन में, तो वहाँ पे भी कॉटन को अप्लाई कर देते हैं घाव को ठीक करने के लिए। उसके बाद आ जाता है सिल्क। सिल्क का सिनोनिम क्या है, फिब्रोइन। ये हमें एनिमल से मिल रहा है, वो वाला कॉटन प्लांट से मिल रहा था। बॉम्बिक सिल्क भी बोलते हैं, सिल्क फाइबर भी बोला जाता है, रॉ सिल्क भी बोला जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स सिल्क इज दी सिल्क वॉर्म, बॉम्बिक्स मोरी है ना। तो यानी सिल्क क्या है, सिल्क वॉर्म है एक। फैमिली क्या हो जाती है इसकी, बॉम्बेसिडेई भी हो जाती है और मोरेसिएई भी हो जाती है। कॉटन की मालवे से, सिल्क की मोरेसिएई। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि सबसे पहला प्रोसेस क्या है, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में हम क्या करते हैं कि जो सिल्क वॉर्म के जो अंडे होते हैं ना, उनको हम सेकते हैं, इंक्यूबेट करने के लिए रख देते हैं, ताकि वो कन्वर्ट हो जाए, बदल जाए लार्वे में, उसमें से हैच हो जाए, निकल जाए क्या, लार्वे। तो उससे क्या होगा, और सिल्क वॉर्म बनेंगे और सिल्क का प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो इंक्यूबेट का मतलब हो गया सिकाई। ठीक है, सेकने के लिए उन्हें रख देंगे। फिर उसके बाद कोकून स्पिनिंग करेंगे। ठीक है, कोकून यानी कि लार्वे, जो उसे हम घुमाएंगे तो क्या होगा, जो कोकून होगा है ना, कोकून एक तरीके का वो है जिसका यूज कर रहे हैं हम लार्वे को घुमाने के लिए, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉन्टिन्यूस सिल्क के फिलामेंट्स बन जाएंगे। सेरीकल्चर में सिकाई करी, लार्वे बने, फिर कोकून स्पिनिंग में लार्वे को स्पिन किया, घुमाया, जिससे क्या हुआ, सिल्क के फिलामेंट्स बन गए, तार लाइक स्ट्रक्चर बन गए, थ्रेड जैसे। उसके बाद हार्वेस्टिंग, कोकून्स को कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इनको लार्वे को, ठीक, इसको जो मतलब फिलामेंट बन गए हैं उनको कलेक्ट किया बिफोर मॉथ्स इमर्ज, यानी कि उसमें से मॉथ ना बन जाए। मॉथ बनने से पहले ही हम उससे क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्टिफलिंग कर देंगे। जो अगर प्यूपल स्टेज होती है ना इसकी सिल्क वॉर्म की, उसको पिल कर देंगे सारे कोकून्स में से जो हमारे फिलामेंट्स बन गए हैं, यूजिंग स्टीम और हॉट एयर। स्टीम का यूज करके हम क्या कर देंगे, सारे प्यूपे को हम मार देंगे। ठीक है, लार्वे से हमने कोकून से हमने फिलामेंट, फिर कोकून्स को कलेक्ट किया, किल कर दिया, पोपे को स्टिफलिंग कर दी हमने, स्टिफलिंग में हमने किल कर दिया। फिर उसके बाद रीलिंग में कुछ नहीं है, सोक कर देंगे कोकून को हॉट वाटर में, ताकि सॉफ्ट सेरेसिन बन जाए, है ना। सेरीकल्चर बोल रहे हैं ना हम, क्यों, क्योंकि लार्वे की तरफ गए थे, फिर हमने वहां से फिलामेंट बनाया, तो उस कोकून को हम सोक कर देंगे, डुबो देंगे। फिर जो अनवाइंड कर देंगे सिल्क फाइबर्स को फ्रॉम कोकून में से हमने क्या करा, उसके जो वाइंडिंग मुड़े हुए थे वो सारे उनको हमने खोल दिया। उसके बाद डीगमिंग कर देंगे, यानी कि बॉईल कर देंगे सिल्क को, किसमें, सोप सॉल्यूशन में या फिर अल्कलाइन बाथ में, ताकि जो सेरेसिन है वो उसमें से निकल जाए। जब वो निकल जाएगा, फिर हमने डीगम्ड बना लिया अपने सिल्क को, उसमें चिपचिपा पदार्थ अब नहीं रह गया है। ठीक है, फिर हमने उसे वॉश कर लिया, उसके बाद स्पिन कर दिया और वेविंग यानी बुन दिया उसे। स्पिन करा, क्लीन फाइबर्स को यान में बदल दिया, फिर बुना यान को किसमें, फैब्रिक में बन गया। स्टरलाइजेशन, फिर वही स्टरलाइज कर दिया सिल्क को यूजिंग ऑटोक्लेविंग का यूज करके या इथाइलिन ऑक्साइड का यूज करके। फिर पैकेज प्रोसेस सिल्क टू मेंटेन क्लीनलीनेस एंड स्टर्लिटी को मेंटेन करने के लिए रख दिया। ठीक है, ये था हमारा किसका, सिल्क के बारे में। ये भी इजी है, इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है यार। सेरीकल्चर वही है, उसके जो अंडे हैं उसको सेका, लार्वे में कन्वर्ट हुए, फिर कोकून बने, कोकून से हमारा सिल्क फिलामेंट बन गया, फिर हार्वेस्ट कर लिया कोकून को भी हमने, फिर उसके बाद जो उसमें से प्यूपल स्टेज थी उसकी सिल्क वॉर्म की, उसको हमने किल कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कोकून को डुबो के रखा, फिर हमारे यहाँ से क्या, कोकून्स भी खत्म। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे यहाँ से सिल्क फाइबर्स हमको मिल जाते हैं। ठीक, फिर अगर आप इनके नेम भी लिख कर आओगे ना तो भी आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। इसके अंदर आप अपनी मतलब थोड़ा बहुत एक लाइन भी, अगर एक पॉइंट भी आपको पता है तो कवर हो जाएगा। बस इनकी जो हाइलाइट्स है उनको जरूर अच्छे से कवर करना। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखो, सिल्क जो है किसका बना हुआ है, कंटेन करता है प्रोटीन, मतलब प्रोटीन का बना हुआ है जिसको हम फिब्रोइन कहते हैं, जो कि हमने इसके सिनोनिम ऑल्टरनेटिव नेम में भी फिब्रोइन लिखा हुआ देखा था, फिब्रियन। ठीक है,
विच इज सॉल्युबल इन वार्म वाटर, जो कि सॉल्युबल है। अगर हम इसको तोड़ेंगे पानी की प्रेजेंस में तो हमें इसमें 2 अमीनो एसिड मिलेंगे। क्यों? क्योंकि प्रोटीन और अमीनो एसिड के बने हुए होते हैं। तो कौन से? ग्लाइसिन और एलानिन। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, वही बर्निंग टेस्ट देखा तो क्या होता है, स्लोली बर्न करता है और कर्ल कर देता है ना, अवे फ्रॉम द फ्लेम, फ्लेम से अलग चला जाता है। और बर्न हेयर, जैसे बाल जलने जैसी स्मेल आती है इसमें, और थोड़ा बहुत स्मोक या फिर बिल्कुल भी इसमें से धुआं नहीं निकलता है। माइक्रोस्कोपिक टेस्ट बोले तो डबल स्ट्रैंड्स होते हैं, स्मूथ शाइनी होता है, फैब्रिक जो होता है इसका लाइट वेट होता है। केमिकल टेस्ट, सिल्क को हम डिसॉल्व करेंगे किसमें? कंसंट्रेटेड कोल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारा सिल्क पूरा घुल जाता है। ठीक, उसके बाद आता है देखो यूजेस इसके। यूजफुल इन वुंड हीलिंग में यूजफुल है, टिश्यू इंजीनियरिंग में यानी टिश्यू का कहीं पे कुछ यूज हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे भी हमारे जो सिल्क हैं उनका बहुत यूज़ है। स्टेबलाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स यानी जितनी भी डोजेज फॉर्म है हमारी, कैप्सूल हो गई, ऑइंटमेंट हो गई, इनकी स्टेबिलिटी को अच्छा करने के लिए भी सिल्क का यूज़ किया जाता है। ड्रग डिलीवरी सिस्टम को बनाने में भी हम इसका यूज़ करते हैं, यानी कि जो हमारी एडवांस में चल रही नोवल ड्रग डिलीवरी, ठीक है, लाइपोसोम हो गए, और हमने पढ़ा भी है 7 चैप्टर में ये फार्मास्यूटिक्स के, ठीक है। यूज्ड एज स्यूचर मटेरियल, यानी कि अब जो थ्रेड मटेरियल की तरह भी यूज़ होते हैं, यानी स्टिचिंग करने के लिए भी, जैसे कोई कहीं पे कट लग गया है तो वहाँ पे क्या स्टिचिंग होती है, बोलते हैं ना कि पूरे अच्छे से उसे सिलाई कर देना, तो वहाँ पे भी सिल्क का यूज़ है। वूल देखते हैं अब, थर्ड हमारा सिनोनिम लैनोलिन, केराटिन, कोलेजन हो गया, इसके सिनोनिम हो गए, इसको इस नाम से जाना जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स, वूल जो है किसका बना हुआ है? हेयर्स का बना हुआ है। किसके? शिप के। ओवीज एरीज नाम है हमारे शिप का, है ना, भेड़ का। फिर उसके बाद फैमिली इसकी बोविडे हो जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें तो स्मूथ इसका टेक्सचर है, यूनिक ग्लॉस है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन वही कि वूल को सिलेक्ट करो, क्लीन करो, ठीक है, इसके अंदर आप खुद लिख के आ सकते हैं, कुछ नहीं है यार। वूल को अच्छे से सिलेक्ट कर लिया, क्लीन करा, अच्छे से ड्राई कर लिया ताकि मॉइस्चर निकल जाए, फिर उसके बाद उसका स्टरलाइजेशन कर दिया, फिर पैकिंग कर दी और स्टोर कर दिया, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन, यानी कि उसको जांचना अच्छे से। अपीयरेंस क्या, कि जो वूल हेयर होते हैं ये हमें देखने को मिलेंगे, ये क्या होते हैं? स्मूथ होते हैं, इलास्टिक, लस्ट्रस होते हैं, यानी चमकते हुए होते हैं, ठीक है, चमकते हुए होते हैं, करली होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, स्लिपरी होते हैं। सॉल्युबिलिटी जो होती है इसकी, इनसॉल्युबल इन 66% में, क्या इनसॉल्युबल होता है किसमें? हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड में, कंसंट्रेटेड HCl में और क्योएक्सिम सॉल्यूशन में, तो इनसॉल्युबल होता है एक तरीके से हमारा क्या? वूल। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट वूल मेनली कंसिस्ट ऑफ सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन कॉल्ड केराटिन बोलते हैं, तो किसका बना हुआ होता है? केराटिन का। यूजेस फिल्टरिंग एड, यानी कि कहीं पे फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो रहा है तो फिल्टर मीडियम की तरफ यूज होगा। फिल्टर एड यानी फिल्टर को अच्छा बनाएगा प्रोसेस को, तो वहाँ पे वूल यूज कर लेते हैं। स्ट्रेनिंग मीडियम, यानी कुछ छानने के लिए भी हम इसे यूज कर लेते हैं, ठीक है, तो स्ट्रेनिंग करना यानी कि छानना। यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथिंग, कपड़े वगैरह बनाने में भी यूज़ होता है। यूज टू एब्जॉर्ब ऑर्डर्स एंड नॉइज इन हैवी मशीन एंड स्पीकर में भी नॉइज को एकदम खत्म करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वूल का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं रीजनरेटेड फाइबर्स, यानी कि रेयॉन, है ना, ये हमारा क्या था? सिंथेटिक था। तो रीजनरेटेड फाइबर जो होता है इसको हम बनाते हैं सेलुलोज को, और रीजनरेट करना यानी दोबारा से उसमें कुछ अगड़म तिगड़म करके फिर से बना देना, तो डिसॉल्व कर देते हैं सेलुलोज फ्रैक्शन को, किसके? प्लांट फाइबर के। डिसॉल्व किया, है ना, केमिकल्स में, फिर उसके बाद फाइबर बनाया दोबारा से बाय विस्कोस मेथड से, तो विस्कोस मेथड से विस्कोस रेयॉन बन जाएगा, ठीक है। सेलुलोज का यूज करके हमने दूसरा फाइबर बना लिया। ऑल्सो नोन एज रीजनरेटेड सेलुलोज फाइबर भी बोला जाता है इसे। इट कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज लाइक कॉटन एंड हेम्प, कॉटन और हेम्प को ही डिसॉल्व कर लेंगे केमिकल में, हेम्प यानी कि जूट, ठीक है, इनको डिसॉल्व करने से हम दोबारा से एक रेयॉन बना देंगे। सिनोनिम्स वही रीजनरेटेड सेलुलोज एंड विस्कोस रेयॉन के नाम से जानते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? ये पॉलीमर है किसका? एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डायमीन का, AH एडिपिक और हेक्सामिथाइलिन डायमीन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन कुछ नहीं है, वही है, सबसे पहले अप्रोप्रिएट रीजनरेटेड फाइबर को चूज करो फॉर द इंटेंडेड एप्लीकेशन, जिस चीज के लिए तुम यूज करना चाहते हो, जिस इरादे से, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिपरेशन करना, डिसॉल्व कर लेंगे सेलुलोज को एक सॉल्वेंट में ताकि एक सॉल्यूशन बन जाए। एक्सट्रूजन, फिर उसे निकाल देंगे, ठीक है, थ्रू स्पिनरल्स का यूज करके, स्पिनरेट्स का यूज करके हम क्या करते हैं? फाइबर्स को बना लेते हैं, है ना। फिर कोगुलेशन कर देंगे, उसको एकदम पूरा जमा देंगे, पास कर देंगे फाइबर्स को एक कोगुलेशन बाथ से ताकि वो क्या हो जाए? सॉलिडिफाई हो जाए। सॉल्यूशन को सॉलिडिफाई कर लिया कोगुलेशन से, उसके बाद थोरोली वॉश कर देंगे फाइबर्स को ताकि उसमें से सॉल्वेंट और इम्प्योरिटी निकल जाए। ड्राई कर देंगे, यानी कि जो ज़्यादा अमाउंट में मॉइस्चर होगा वो भी निकल जाएगा।
आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, बर्निंग टेस्ट है, प्योर सेलुलोज है ये, है ना, बर्निंग टेस्ट यानी कि जो किस तरीके से हम जला सकते हैं इसको। जब हम जलाते हैं रेयॉन को तो बिल्कुल पत्तियों के जलने जैसी स्मेल आती है, तब हम पता लगा लेते हैं कि ये क्या है, रेयॉन है। फिर उसके बाद माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, ग्लास लाइक लस्टर अंडर द माइक्रोस्कोप, एक्सट्रैक्शन मीडियम, एनकैप्सुलेशन, ड्रग डिलीवरी सिस्टम, कॉस्मेटिक वुंड ड्रेसिंग, तो यानी कि कवर करने के लिए कैप्सूल को, है ना, ड्रग डिलीवरी सिस्टम, एक्सट्रैक्शन वुंड यहाँ पे यूज होता है किसका, रीजनरेटेड फाइबर्स का। फिर उसके बाद हमारे स्यूचर्स एंड लाइगेचर्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा स्यूचर्स एंड लाइगेचर्स। अब कहीं पे ऑपरेशन हुआ है या फिर कहीं पे ज्यादा कट लग गया है तो अब सिर्फ कॉटन से काम नहीं चलेगा, अब हमें उसमें क्या करनी होगी, स्टिचिंग करनी होगी, वहां पे उस एरिया को धागे से सिलना होगा। तो वही हमारे क्या होते हैं, स्यूचर्स होते हैं। क्या, थ्रेड लाइक फाइन स्ट्रक्चर होते हैं जो कुछ प्लांट्स में पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं और उसमें से फ्लूइड को पास कराते हैं, कंडक्ट करवाते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो यानी हम स्यूचर्स को क्या कह सकते हैं, ये स्टिचिंग होती है, ऑल्सो नोन एज स्टिचिंग, ठीक है। फिर उसके बाद लाइगेचर्स भी ऐसे ही है। अब स्यूचर्स तो स्टिचिंग है, लाइगेचर्स एक तरीके की बाइंडिंग या फिर उसको उस जगह को बांध देना, ताकि इससे क्या होगा, ब्लड वेसल्स को हम क्लोज करने में, बंद करने में, उसे बांधने में यूज करेंगे, ताकि जो ब्लीडिंग हो रही है वो हमारी रुक जाए। इसमें क्या आ जाता है, सर्जिकल कैटगट आ जाती है, ठीक है। तो ये देखो किसी के गट से ये हमें मिल रही है, अभी हम देखेंगे कैट गट है तो ये मत समझना कि कैट के ही गट से हमें मिल रही है, ठीक है। क्लासिफिकेशन में देखें स्यूचर्स एंड लाइगेचर्स के, तो एब्जॉर्बेबल स्यूचर्स होते हैं और एक नॉन एब्जॉर्बेबल, यानी जो एब्जॉर्ब कर देते हैं, है ना, उस जगह को एब्जॉर्ब कर लेंगे कि वो अब एक बार स्टिचिंग हो गई तो वहां पे वो क्या कर देंगे, हमारे टिश्यू वगैरह उनको गला देंगे, टाइम के साथ वो खत्म हो जाएंगे। नॉन एब्जॉर्बेबल स्यूचर्स जो होते हैं वो हमेशा के लिए रहते हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं होते। तो हम एब्जॉर्बेबल स्यूचर्स का ज्यादा यूज करते हैं, है ना, एनाटॉमिकली यानी बॉडी के अंदर के लिए, जैसे सर्जिकल कैटगट हो गया एब्जॉर्बेबल, और सिंथेटिक पॉलिस्टर्स भी होते हैं। नॉन एब्जॉर्बेबल में क्या, सिल्क स्विचर आते हैं, कॉटन स्विचर, नायलॉन स्विचर्स, लाइनन स्विचर, मेटेलिक स्विचर्स आते हैं इसके अंदर, ठीक। तो अब हम थोड़ा सर्जिकल कैटगट के बारे में देख लेते हैं। कैटगट जो होता है वो यूज करते हैं वुंड्स को के लिए, है ना, इन एरिया जहाँ पे टिश्यूज जो है दोबारा से रीजनरेट हो रहे हैं, टिश्यूज बन रहे हैं तेजी से और वहां पे घाव भी हो जा रहा है, तो उसको हम प्रिवेंट करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम कैटगट का यूज करते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती है कैटगट की, ये इंपॉर्टेंट है। 60 से 90 दिन तो क्रोमिक स्विचर जो होंगे वो वाले एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और 60 से 70 दिन यानी कि इतने दिन, यानी कि बोले तो हमारे दो महीने में क्या होगा कि प्लेन गट स्विचर जो होंगे वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी से। और क्रोमिक स्विचर जो ये टाइप है क्रोमिक का, है ना, ये 90 दिन ले लेते हैं हमारे। स्मूथ पैसेज के लिए को अलाउ करते हैं टिश्यूज में से, यानी पैसेज हो जाता है आराम से, ठीक। यूनिफॉर्म क्रोम कंटेंट होता है, यानी एक जैसा दिखता है ये क्रोम कंटेंट, जिसकी वजह से वुंड सपोर्ट और एब्जॉर्प्शन करवा देते हैं। अवेलेबल इन यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग 5 से 2 यानी 0 से 2 तक, यानी 5 से 1 ऐसे हमारे साइज में ये सर्जिकल कैटगट मिलते हैं। रॉ प्रिपरेशन देखें तो सबसे पहले रॉ मटेरियल, सबसे पहले शिप को, या देखो कैटगट किससे बन रहे हैं, हमारे शिप से। सबसे पहले भेड़ को क्या है, मार दिया या फिर मर गई वो। फिर उसके बाद इंटेस्टाइन, उसका हमने क्या करा, वॉश किया, निकाल लिया उसकी आंत है, और उसे हमने कोल्ड ब्राइन में रख दिया। ब्राइन क्या होता है, सॉल्ट, है ना, सॉल्ट प्लस वाटर का जो सॉल्यूशन होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, ब्राइन बोल देते हैं। नमक के सॉल्यूशन में रखा हमने इंटेस्टाइन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, फिर उसे लेकर आए, सिलेक्शन एंड वॉश किया, इंटेस्टाइन को अच्छे से वॉश कर लिया वाटर के साथ, और जो पुअर सैंपल था उसको हम रिजेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद स्प्लिटिंग हुई, इंटेस्टाइन ट्यूब को फिट किया एंड तक, फिर स्प्लिट कर दिया नाइफ से, स्मूथ रिबन बना लिए। स्मूथ रिबन बनाने के बाद हमने अनवांटेड लेयर जो होती है, इंटेस्टाइन की 4 लेयर होती है, मेसेंट्रिक, मस्कुलर, सबम्यूकस, इनको हमने इसमें से हमने सबम्यूकस लेयर को रिमूव कर दिया नाइफ से। फिर हमने हार्डनिंग कर दी, रिबन को हार्ड करा किसमें, क्रोमिक सॉल्ट में रखने के बाद। फिर स्पिन कर दिया, यानी कि रिबन को हमने टाई कर दिया, स्पिन करा, घुमाया, ठीक। फिर उसके बाद ड्राई कर लिया, जिससे क्या होगा, हमारे जो रिबन है वो हमारे उसमें से एक्सेस मॉइस्चर निकल जाएगा। फिर हमने फिनिशिंग कर दी, स्मूथ बना दिया उनको अच्छे से स्ट्रिंग में, तार में। यूजेस क्या है इसके, वुंड क्लोजर के लिए यूज होता है, सॉफ्ट टिश्यू रिपेयर के लिए, इंटरनल स्टिचिंग के लिए, लाइगेशन, वेटरनरी सर्जरी में यूज होता है। तो इस तरीके से हमने अपना चैप्टर 6 जो है कवर कर लिया है। सो गाइज वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हो,